पुरुष कौन है जिसने आपके मन को जीत लिया? योगिनी ने लज्जा से पलकें झुकाकर धीमे स्वर में कहा, आप। युवराज भावावेश में आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, किंतु योगिनी ने मर्यादा का वास्ता देकर उसे रोक दिया। कुमार श्री, संयम रखें, अभी हमें एकांत में एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। युवराज ने तत्क्षण प्रस्ताव रखा, तो कल सूर्योदय के पश्चात शिप्रा नदी के अंतिम घाट पर आ जाना। वहाँ मेरी नौका तैयार मिलेगी जो हमें चंदनपुर के निर्जन वन में ले जाएगी। युवराज शरीर से तो सेठ सुदंत के भवन लौट आए, किंतु उनका हृदय योगिनी के पास ही रह गया। शैया पर करवटें बदलते हुए वे कल की मधुर कल्पनाओं में डूब गए। मन ही मन योजना बनी, कल संध्या तक हम चंदनपुर के रमणीय वन में होंगे। वहाँ के एकांत राजकीय उपवन और तिमंजिले भवन में दुनिया से दूर 4-5 दिन प्रेम के वसंत का आनंद लिया जाएगा। सायंकाल विदा लेते समय उनकी प्यासी आंखें उस झरोखे पर ठिठक गईं, मगर वहाँ सूनापन था। एक ठंडी आह भरकर वे राजमहल लौटे और मित्र को प्रतीक्षा करने का कह सीधे महाराज विक्रम के समक्ष प्रस्तुत हो गए। महाराज विक्रम को भेंट की सूचना देने के बाद युवराज ने अपनी इच्छा प्रकट की। पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए शिप्रा नदी में नौका विहार पर जाना चाहता हूँ। महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक अनुमति देते हुए हंस नौका तैयार करने का आदेश दे दिया। अपने कक्ष में लौटकर युवराज ने द्वार बंद किए और उत्साहित होकर मंत्री पुत्र को पूरी बात बताई। योगिनी के सौंदर्य और चंदनपुर जाने की योजना सुनकर मंत्री पुत्र दंग रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, युवराज, स्त्रियों की परछाई से दूर रहने वाले आप एक ही भेंट में इतने विवश कैसे हो गए? युवराज मुस्कुराए और बोले, मित्र, जब कल तुम उसे साक्षात देखोगे तब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। उसके रूप और यौवन का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। मनम, मंत्री पुत्र ने शंका जताई, मित्र, कहीं यह योगिनी गुप्त वेश में कोई गुप्तचर तो नहीं? युवराज ने विश्वास से उत्तर दिया, कल उसके नयनों की सौम्यता देखकर तुम स्वयं निर्णय कर लेना। वह एक अडिग तत्पर है और अपने जीवन साथी की खोज में है। अगले दिन सूर्योदय होते ही राजघाट पर विशाल हंस नौका तैयार थी। युवराज ने मल्लाह को संकेत दिया, रूपनाथ, नौका को अंतिम घाट पर रोकना। जैसे ही नौका घाट पर पहुंची, युवराज की आंखें चमक उठीं। सामने रेशमी भगवा वस्त्रों में योगिनी अपनी परिचारिका के साथ खड़ी थी। उसे देखते ही मंत्री पुत्र के मुख से निकला, अद्भुत, यह मानवीय है या कोई शापभ्रष्ट देवकन्या? नौका ठहरी। युवराज स्वयं नीचे उतरे और मंद मुस्कान के साथ बोले, पधारिए देवी। योगिनी अपनी परिचारिका को विदा कर सावधानी से नौका पर सवार हुई। युवराज ने अपने मित्र सुरभद्र का परिचय देते हुए चंदनपुर की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। ऊपरी खंड में पहुंचते ही योगिनी के व्यवहार में एक नया खुलापन आ गया। युवराज ने जब वेश की मर्यादा की बात की तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, राजकुमार, अब इस मर्यादा और औपचारिकता का अंत आ गया है। मंत्री पुत्र उसे एकटक निहार रहा था। जब योगिनी ने टोकते हुए उसकी दृष्टि का कारण पूछा तो सुरभद्र बोला, मैं अपने मित्र की पसंद देख रहा हूँ। योगिनी ने तिरछी नजरों से युवराज को देखा और कहा, पुरुष से अधिक स्त्री की पसंद महत्वपूर्ण होती है। बातों ही बातों में जब युवराज ने उसका नाम पूछा तो वह बोली, मेरा नाम मालिनी है। सुरभद्र तत्काल बोल उठा, अत्यंत मधुर, आप वास्तव में पुष्पों से भी अधिक कोमल और सुंदर हैं। मालिनी मुस्कुराई, लगता है आपने काव्य शास्त्र का गहरा अभ्यास किया है। मालिनी की बातों में ऐसी गहराई थी कि युवराज और सुरभद्र मंत्रमुग्ध हो गए। जब युवराज ने परिचय की बात छेड़ी तो मालिनी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, परिचय जितना मन से होता है, अपरिचय इसके बाद में उतना वाणी से नहीं। वाणी तो कभी कभी दंभ का वाहन भी बन जाती है। उसने सीधे युवराज की आंखों में झांक कर कहा, मैं अपना सर्वस्व मन, यौवन और भावनाएं अर्पित करने आई हूँ। समर्पण ही नारी की शक्ति है। सुरभद्र ने मन ही मन सोचा कि इस युवती में मालव देश की महारानी बनने की अद्भुत योग्यता और गंभीरता है। दोपहर ढलते ही नौका चंदनपुर के चंद्र उपवन के घाट जा लगी। जब युवराज ने पैदल चलने के कष्ट के बारे में पूछा तो मालिनी खिलखिला उठी, क्या आपने मुझे केवल कोमलांगी मान लिया है? भवन पहुंचकर भोजन के उपरांत जब दीपमालाएं जगमगा उठी तो मंत्री पुत्र दोनों को एकांत देने के लिए कक्ष से बाहर चला गया। युवराज ने मालिनी के समीप जाकर धीरे से पुकारा, प्रिय, क्या वास्तव में तुम अपना मन मुझे सौंप चुकी हो? मालिनी ने सादगी से पूछा, क्या अब भी कोई संशय है? युवराज ने उसे योगिनी का वेश त्यागने को कहा, जिस पर दोनों ने तत्क्षण गंधर्व विवाह का निर्णय लिया। उपवन के तारे फूलों से मालिनी ने स्वयं 2 सुंदर मालाएं गूंथी। रात्रि के प्रथम प्रहर में जब मालिनी योगिनी का वेश त्याग कर अपने असली श्रृंगार में सामने आई तो उसे देख मंत्री पुत्र का सिर चकरा गया।
वह दंग रह गया, ऐसा अलौकिक रूप और यौवन। उसने मन ही मन कहा, भाग्य हो तो ऐसा। सुरभद्र की उपस्थिति में मालाओं का आदान प्रदान हुआ और गंधर्व विवाह संपन्न हो गया। मालिनी मनमोहिनी ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री चरित्र पुरुष की बुद्धि से कहीं अधिक गहरा होता है। 6 दिनों के प्रवास के बाद जब उसका गुप्त उद्देश्य पूरा हुआ, उसने अपनी अंतिम चाल चली। छठी रात मालिनी ने युवराज के मस्तक पर एक औषधि युक्त तेल मला, जिससे वे गहरी निद्रा में चले गए। रात के तीसरे प्रहर में उसने पुरुष वेश धारण किया, अपना वेश वहीं त्यागा और युवराज का दिया रत्नहार लेकर चुपके से महल से निकल गई। भोर होने से पहले ही वह नौका मार्ग से अवंती की ओर ओझल हो चुकी थी। सुबह जब युवराज की आंख खुली तो वहां केवल सन्नाटा था। कोने में पचा योगिनी का वेश और कमंडलू चीख चीख कर उसके जाने की गवाही दे रहे थे। सैनिकों ने चंदनपुर का कोना कोना छान मारा, पर मोहिनी तब तक सुरक्षित अपने पिता के घर पहुंच चुकी थी। मनमोहिनी को पुरुष वेश